Hnuman Beniwal ji. Very brief. सभापति महोदय, Very brief. सदन में आज सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की और विश्व का हर व्यक्ति ये चिंता जाहिर करता, चाहे अभी रूस यूक्रेन का मामला था तो सब लोग इंडिया के अंदर भी चिंता करते थे कहीं परमाणु युद्ध नहीं हो जाए, कहीं एक देश दूसरे देश पे परमाणु बम नहीं फेंक दे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय नागासाकी हिरोशिमा पे जब अमेरिका ने बम फेंके, आज भी वहाँ 66,000 लोग उस समय मारे गए थे और 1,40,000 लोग उस समय मरे। आज भी इतने सालों बाद भी जब वहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उन निश्चित रूप से कहीं न कहीं आनुवंशिक गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं। ये पूरा विश्व चिंता करता है कि परमाणु हथियार का उपयोग नहीं हो। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को और इस के उद्देश्य और कारणों के अंदर जो आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिधान प्रणालियों के प्रसार से संबंधित विनियमों का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लक्ष्यित वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों को सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिधान प्रणालियों के प्रसार के विरुद्ध अधिदेशित किया गया और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिधान प्रणालियों के प्रसार को वित्त पोषित करने के विरुद्ध किया जा सके, जिससे हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा कर सकें। सभापति, विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निश्चित गतिविधियों के वित्त पोषण से रोकता है और व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण रोकने के लिए केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति, आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है। ये व्यक्तियों को किसी भी निश्चित गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्तीय संबंधित सेवाएं उपलब्ध करने से रोकता। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं एक आलेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि उस बात को सदन में पढ़ना चाहूँगा। परमाणु प्रसार 6 दशक से अधिक समय से दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन इस दौरान इस समस्या के रूप बदलते गए। खास तौर पर शीत युद्ध के खत्म होने के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आया। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के स्थापित होने के बाद से संभावित खतरों और सत्ता के संतुलन में व्यापक परिवर्तन हुआ और इस वजह से पहले की तुलना में परमाणु प्रसार आज कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ज़्यादातर देशों के लिए परमाणु हथियार अत्यंत उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और परमाणु प्रसार व्यवस्था की पेशकश को कमियों के बावजूद इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें दुनिया खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती है। इसके साथ इस पर भी गौर करना होगा कि परमाणु प्रसार के बारगेन का असर कम होने के साथ साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़ी है जो परमाणु हथियार की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में इस मामले में सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ की होड़ को लेकर आशंका थी। लगता था कि इस वजह से वैश्विक परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। हालांकि आज इस खतरे में वेपन्स ऑफ मोस्ट डिस्ट्रक्शन WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियार, उनकी डिलीवरी, एक मिनट साहब, मैकेनिज्म यानी उन्हें छोड़ने वाली व्यवस्था, तकनीक और परमाणु आतंकवाद भी शामिल हो गए। इस संदर्भ में चीन और पाकिस्तान के बीच परमाणु और मिसाइल के क्षेत्र में सहयोग और उत्तर कोरिया व ईरान में मिसाइल से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र करना भी जरूरी है। इनमें से हर एक का असर एशिया में सैन्य संतुलन पड़ा। शब्द महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ताकत के इस खेल से मौजूदा परमाणु प्रसार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसमें मुख्य चुनौती है कि इस खेल में नए देशों के पावर हासिल करने के साथ परमाणु प्रसार जुड़ी बहस कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। नई वैश्विक व्यवस्था में होड़, प्रतिद्वंदिता, राज्य और संघर्ष बढ़ रहे हैं। अभी तक एक मिनट साहब, अभी तक वैश्विक राजनीतिक और सामरिक व्यवस्था को देखते हैं। उसकी खास बात है कि कई देशों के बीच गठजोड़, नियम आधारित एंगेजमेंट और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समान रहा है, लेकिन हमें इन पर दबाव बढ़ता रहा। दुनिया समझती थी कि अंतर्राष्ट्रीय उदार व्यवस्था उसका अधिकार है, जो कि सच नहीं है। जब तक इसे मौजूदा एक मिनट समाप्त करूँ मैं, सिद्धांत और व्यवस्था के आधार पर मजबूत नहीं बनाया जाता, बरकरार रखने की कोशिश नहीं होती, तब तक इसके खत्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जाता। सभापति महोदय, 1 मिनट में मेरी लास्ट बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इस बिल का मामला नहीं है, लेकिन आज जो अवैध लाइसेंस ले लेते हैं, अवैध हथियारों के मामले के अंदर जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मेरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान इसके अंदर बहुत बदनाम राज्य रहा। यहाँ हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने जैसे एक मिनट रुको तो सुनो, मैं मुद्दों पर उदाहरण देना चाहूँगा। अभी MP साहब बहुत चिंतित हो रहे, चलो इनका छोड़ देता हूँ मैं। गंगानगर छोड़ देता हूँ मैं, रुको तो 1 मिनट। जहाँ सबसे ज़्यादा फर्जी लाइसेंस बने, अलवर के अंदर कलेक्टर की फर्जी मूर लगाकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में DM की नाक के नीचे। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा कि सामने एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान के ATS ने 2017 में ऑपरेशन जुबेदा के तहत दलाल गिरोह को गिरफ्तार किया। दलाल गिरोह जम्मू कश्मीर के जिलाधिकारियों और हथियार बेचने वाले लोगों के बीच दलाल का काम करता था। उस समय
एटीएस ने उससे Honourable member श्रीमती मिनट साहब, एक मिनट अपूर्वा मेरा पोद्दार। समाप्त करना दो, सुझाव है साहब, please. एक मिनट सूरज जी। एटीएस ने उससे 565 लाइसेंस जब्त किए थे, जिनमें से 93 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी जम्मू में नौकरी नहीं की, वहाँ नौकरी पैसा बता के लाइसेंस लिए। जिला कलेक्टर के अलावा केंद्र को अपना एक प्रतिनिधि, मेरा ये था Yes. कि जिला कलेक्टर लाइसेंस बनाता है, पूरा पेपर हमारा पर। कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि केंद्र का जिन लोगों को वास्तव में लाइसेंस की जरूरत है वो तो चक्कर लगाते रहते हैं कलेक्ट्रेट में, 20-20 साल हो गए, और जिनको आवश्यकता नहीं वो 3-3 लेके बैठे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि Honourable केंद्र member सरकार भी अपूर्वा- हस्तक्षेप करे, केंद्र का प्रतिनिधि भी लाइसेंस बनाने की उस Thank you. कमेटी के अंदर रहे। Thank you. Thank you, sir.